गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री में दूसरे यूनिट वैद्युत रसायन के टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। यह इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम। तो पहला हेडिंग है विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं और शॉर्ट में इसे हम ECS से डिफाइन करते हैं। ECS क्या होता है? तो धात्विक और अधात्विक तत्वों को जब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखते हैं तो हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अथवा जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर सीरीज दो तरीके से दिखाई गई है। पहले सीरीज में इलेक्ट्रोड विभव को घटते हुए क्रम में दिखाया गया है। सबसे ऊपर जो तत्व है वह है फ्लोरीन। सबसे ऊपर वाला तत्व हमारा है फ्लोरीन और जिसका मानक अपचयन विभव है +2.87 वोल्ट। इसका मानक विभव है +2.87 वोल्ट और धीरे धीरे ये सीरीज घटती हुई चली गई है। और दूसरे सीरीज में सबसे ऊपर है लिथियम। यह सीरीज बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में दर्शाया गया है। लिथियम का जो मानक अपचयन विभव है वह है -3.05 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक मानक अपचयन विभव +2.87 वोल्ट वाला जो तत्व है वह फ्लोरीन है और सबसे कम मानक अपचयन विभव -3.05 वोल्ट वाला जो तत्व है वह है हमारा लिथियम। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वह अपचयित होने की प्रवृत्ति होती है, मतलब वह घटती रहती है। और आयनों की इलेक्ट्रॉन दान करने की मतलब ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति जो है वह बढ़ती है। अर्थात नीचे जाने पर, श्रेणी में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन के अपचयित होने की प्रवृत्ति घटती है और इलेक्ट्रॉन के दान करने की मतलब ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस सारणी में एक तत्व हाइड्रोजन जो होता है उसका मानक अपचयन विभव 0 माना गया है। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव वह 0 माना गया है। तो श्रेणी में ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ये हाइड्रोजन वाला क्रम है। इसका जो मानक अपचयन विभव है कितना है? 0 होता है। इसके ऊपर और नीचे जो रखे तत्व होते हैं उनके गुणों में क्रमशः भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या लक्षण हैं? तो जैसा कि आपने पहला पढ़ा है अभी जस्ट कि श्रेणी में जैसे जैसे इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वह बढ़ती जाती है, अर्थात अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। दूसरा है जिस तत्व का इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होता है वह उतनी ही सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और उसका ऑक्सीकरण उतनी ही सरलता से होता है, मतलब वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे प्रबल अपचायक कौन है? लिथियम है। सबसे प्रबल अपचायक लिथियम है और उसका जो अपचयन विभव है वो है -3.05। तीसरा पॉइंट है जिस तत्व का इलेक्ट्रोड विभव जितना मान अधिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका अपचयन उतनी ही सरलता से होता है और वह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो जो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है वो हमारा क्या? फ्लोरीन, जिसका मानक अपचयन विभव +2.87 वोल्ट होता है। अगला है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होती है उसका इलेक्ट्रोड विभव निगेटिव होता है और SHE से जोड़ने पर जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। SHE का मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक चीज़ और ध्यान देने की वाली बात है यहाँ पे कि जो तत्व हाइड्रोजन के सापेक्ष अधिक प्रबल अपचायक होते हैं उन्हें श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा जाता है और उनका मानक अपचयन विभव का मान माइनस से स्टार्ट होता है, मतलब माइनस चिन्ह से स्टार्ट होता है।
तत्वों की जो अपचायक क्षमता होती है वह ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्रमशः बढ़ती है। जैसे आपके मान लीजिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या क्लोरीन है, आयरन है, जिंक है, सोडियम है। तो इनकी जो अपचायक क्षमता है वो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्या हो रही है, क्रमशः बढ़ रही है। एक चीज़ और है कि जो धातुएं होती हैं उन धातुओं का जो धन विद्युतीय गुण होता है वह भी ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्रमशः बढ़ती जाती हैं। जैसे सिल्वर हो गया, कापर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सोडियम हो गया। यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में एक टॉपिक पूछा जाता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम। तो जो हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम होता है वह इस प्रकार होता है, पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो ये क्रम आपको याद रखने हैं, यह डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। अब आगे है टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में जो पहला है हमारा वो है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितने ऊपर होते हैं उनका इलेक्ट्रोड विभव उतना ही कम होता है, वह उतनी ही अधिक क्रियाशील तथा उतने ही प्रबल अपचायक होते हैं। तो इनकी क्रियाशीलता व अपचायक क्षमता का जो घटता हुआ क्रम है वह इस तरीके से है, पहले लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम। फिर इस तरीके से जो दूसरा पॉइंट है उसमें हमने भी जस्ट पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन होता है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, और इस हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जितने भी धातु होते हैं वह जल तथा अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। जैसे Na+H2O है जिसको हमने H/OH करके लिखा है, तो ये सोडियम इस हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा, बनाएगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन से कुछ छोड़ेगा और यहाँ पे OH से क्या करेगा, क्रिया कर लेगा, बना देगा सीधे NaOH + ½ H2। अब यहाँ ये OH से क्रिया कर रही हैं और हाइड्रोजन को क्या कर दे रही हैं, विस्थापित कर दे रही हैं। इसी तरीके से कैल्शियम है, ये अगर H2O 2 H2O से क्रिया करा रहा है तो ये बना रहा है CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपका विस्थापित हो जा रहा है। इसी तरीके से सोडियम है जो HCl से क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे यह Cl के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। इस तरीके से ये एग्जाम्पल हैं सारे। Cu+H2SO4 इसे मिलाते यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होता, Cu+H2O नो रिएक्शन। इस तरीके से सिल्वर का H2SO4 के साथ अगर करें तो भी नो रिएक्शन, और गोल्ड का HCl के साथ भी नो रिएक्शन। यहाँ पे नो रिएक्शन का मतलब होता है कि यह H2 विस्थापित नहीं करती हैं, H2 को विस्थापित नहीं करती हैं। अब क्यों नहीं करती हैं ये H2 को विस्थापित, क्योंकि यहाँ पे जो कापर, सिल्वर, गोल्ड है ये हाइड्रोजन के ऊपर के तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती है। ये आपको पता है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती है। तो ये जो तत्व होते हैं वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करने में सक्षम नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रोड मानक अपचयन विभव होता है वो हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव से अधिक। अब जैसे कापर और सिल्वर इन दोनों का जो अपचयन विभव, तो उसमें कापर का जो अपचयन विभव है वो है +0.52। तो बताओ ये हाइड्रोजन के अपचयन विभव मानक अपचयन विभव से अधिक है कि कम है? तो कम है, क्योंकि हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव कितना होता है, 0 होता है, तो ये कम है। इसी तरीके से सिल्वर का जो मानक अपचयन विभव होता है वो होता है आपका +0.80। तो ये भी हाइड्रोजन के अपचयन विभव से क्या है, अधिक है, इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। अगला लक्षण है हमारा कि जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये जितनी धातुएं हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अधिक ऊपर होती हैं, और इनका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है मतलब मानक अपचयन विभव जो होता है वो बहुत कम होता है। यह अधिक क्रियाशील होने के कारण ठंडे जल से क्रिया कर लेती हैं। इसी तरीके से आयरन, लेड, ये टिन,
ये सब जितनी भी धातुएं हैं ये सब कुछ नीचे होती हैं और इनके जो अपचयन विभव होते हैं वो कुछ अधिक होते हैं। ये जल वाष्प से क्रिया कर लेती हैं। अब जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है कि जो आयरन है वो वाष्प भी क्या है, जल की ही बूंदें हैं, वाष्प से रिएक्शन कर रहा है। तो 3Fe + 4H2O इक्वल टू Fe3O4 + 4H2। यहाँ भी हाइड्रोजन क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। अगला है धातुओं की अपचयन क्षमता की तुलना करने में। तो जस्ट अभी आपने पढ़ा है कि किसी धातु के मानक अपचयन विभव का ऋणात्मक मान जितना अधिक होता है उस धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है, अर्थात उसके ऑक्सीकृत होने की जो प्रवृत्ति होती है वह उतनी अधिक होती है, जिससे उसकी अपचायक क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। तो सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो है वो अपचयन विभव का ऋणात्मक मान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अपचायक क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, लेकिन इसके जस्ट विपरीत उसकी ऑक्सीकारक क्षमता जो होती है वो घटती जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या इतना ध्यान देना है कि जो धातु जितना ऊपर होगा उसका अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव उतना ही कम होगा और उसकी प्रबल अपचायक क्षमता जो होगी वो उतनी ही इंक्रीज होगी, उतनी ही बढ़ेगी। अब जैसे जिंक है आपका Zn और इसकी जो मानक अपचयन विभव होता है, इसका जो मानक अपचयन विभव होता है वो -0.76 वोल्ट होता है। इसी तरीके से जो आपका कापर है इसका जो अपचयन विभव होता है +0.34 वोल्ट होता है। अब इसमें जिंक की अपचायक क्षमता जो होगी वो कापर से क्या होगी, उच्च होगी। इसके कारण इन दोनों का रिएक्शन जो है वो संभव हो पाता है। अब अगला है लक्षण कि अधातुओं की क्रियाशीलता व ऑक्सीकारक क्षमता। तो अधातुओं की जो क्रियाशीलता होती है या उसकी ऑक्सीकारक क्षमता होती है वह मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के समानुपाती होती है। अब ये कैसे होगा, तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि जो धातुओं का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है उसमें धातुओं के इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वह उसकी क्रियाशीलता को व्यक्त करता है। जो तत्व जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा वह उतना ही अधिक क्रियाशील होगा और जो कम क्रियाशील होंगे, जिनमें यह प्रवृत्ति कम होगी, वो क्या होंगे, कम क्रियाशील होंगे। तो जिनका इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक होगा उसकी क्रियाशीलता, उस धातु की क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक तत्वों की जो क्रियाशीलता होती है, सक्रियता होती है, वह बढ़ती है, लेकिन अधात्विक तत्वों में यह गुण धातुओं के जस्ट विपरीत होता है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो होता है वह होता है फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है फ्लोरीन और सबसे प्रबल अपचायक जो होता है वह हमारा होता है लिथियम। अगला है धातु ऑक्साइडों का उष्मीय अस्थायित्व। तो जो ऑक्साइडों का उष्मीय अस्थायित्व होता है वह मानक अपचयन विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कापर से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने पर वह अपघटित होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे Ag2O गर्म हो रहा है तो ये सिल्वर में और ऑक्सीजन हाफ ऑक्सीजन में अपघटित हो रहा है। यहाँ पे यह रिएक्शन देखिए, अर्थात वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर और उससे ऊपर रखी जो धातुओं के नाइट्रेट होते हैं, ठीक है, आपके धातुओं के नाइट्रेट या धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह गर्म करने पर ताप के द्वारा अपघटित होते हैं, लेकिन जो नीचे की धातुएं होती हैं वो ऐसा कर नहीं सकती हैं। और ऑक्साइडों के फॉर्म में अगर हम कहें तो जिन धातुओं का स्थान कापर धातु के ऊपर होता है, जैसे आपके Hg, Ag, Pt, Au, ये जो होते हैं ये अतिक्षीण धन विद्युतीय होते हैं। तो इनको जो है इनके ऑक्साइडों को जब गर्म किया जाता है तो ये धातु और ऑक्सीजन में क्या होते हैं, अपघटित होते हैं। अगला है विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने में। तो कैथोड पर वह धनायन प्राप्त होता है, ये आपको पता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक अपचयन विभव अधिक होता है, और एनोड पर हमें ऋणायन प्राप्त होता है जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है। यहाँ पे
पोटेशियम सोडियम में से कैथोड पर प्राप्त होता है सोडियम प्लस, और क्लोरीन और आयोडीन में से एनोड पर प्राप्त होता है आयोडीन नेगेटिव। रेडॉक्स अभिक्रिया होने की संभावना को ज्ञात किया जाता है। फार्मूला आपके सामने है, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव आया तो सेल कार्य करता है और धारा सही दिशा में प्रवाहित होती है। एनोड वह होता है जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है और कैथोड का मानक अपचयन विभव क्या होता है, अधिक होता है। धातुओं का विस्थापन ये भी एक लक्षण है। तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि उनकी मानक अपचयन विभव कम धातु वाली अधिक क्रियाशील होती हैं। जैसे Fe आयरन SuSO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो ये इसको यहाँ से विस्थापित करके स्वयं इसके साथ आके जुड़ जाएगी और FeSO4 बनाएगी और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी तरीके से Cu प्लस FeSO4 है तो यहाँ पे यह नो रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ पे यह विस्थापित कॉपर विस्थापित नहीं होगा। अधातुओं का विस्थापन, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित अधातु अपने से ऊपर स्थित अधातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। यह है आपका फार्मूला, यहाँ देखो रिएक्शन। और अगला है धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe से नीचे स्थित जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर अपचयित हो जाते हैं। यहाँ रिएक्शन दिया गया है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। यह यूनिट सेकेंड विद्युत रसायन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स।